अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का। और इसकी बेटा हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, जिसका हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी बेटा, हमने बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। वो कहता है कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप। अब कंग्रुएंट ट्रायंगल्स पर बेटा मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ अपना, उसका मैं लिंक दे दूंगा बेटा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के हवाले से क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बेटा ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं जिनका साइज़ भी सेम होता है, जिनकी शेप भी सेम होती है और जिनके एंगल्स भी सेम होते हैं। मतलब कि दो ट्रायंगल्स आपको गिवन हैं, उनका साइज़ भी सेम होगा, उनकी शेप भी सेम होगी और उनके एंगल्स भी सेम होंगे। तो उसके मुताबिक बेटा इसने ये स्टेटमेंट ट्रू बताई है हमें। बेटा सेकंड स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम शेप एंड बट डिफरेंट साइजेस। क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल्स सेम शेप की हों बट उनके साइजेस डिफरेंट हों। बेटा याद रखिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन ही यही है कि वो ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं जिन जो शेप के लिहाज से तो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, बट उनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाई हैं बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये साइजेस में भी थोड़ी डिफरेंट हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये हैं बेटा ट्रायंगल्स ही। तो हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसका आंसर ट्रू बताएंगे, क्योंकि उसने सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये स्टेटमेंट सही लिखी है। बेटा थर्ड पार्ट देखें इसका, वो कहता है कि सिंबल यूज्ड फॉर कंग्रुएंट इज। तो ये भी उसने ठीक बताया कि ये जो इसने सिंबल बताया हुआ है आपको, कि वो कहता है कि सिंबल है ये कंग्रुएंट का। तो क्या होता है कंग्रुएंट का सिंबल, इक्वल का साइन डालकर ऊपर जिग जैग इस तरह के बेटा एक शेप डाल दी जाती है, तो ये कंग्रुएंट का सिंबल बन जाता है। तो फोर पार्ट देखिए, कहता है सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी इज। तो ये सिमिलैरिटी का साइन है, सिंबल है, ये भी ट्रू है। फिफ्थ में कहता है बेटा कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैंने आपको अभी बताया ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, क्योंकि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने फर्स्ट में बात की कि वो ऐसी होती हैं जिनकी शेप सेम होती है, जिनके साइजेस सेम होते हैं और उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, तो उनको बेटा हम कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो ये उसने बिल्कुल सही बात की यहाँ पर। सिक्स पार्ट देखें, कहता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। बेटा बिल्कुल गलत बात की उसने। यहाँ पर उसने कहा था कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लेकिन यहाँ पर उसने बिल्कुल उल्ट बात कर दी है कि कहता है सिमिलर ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेटा ट्रायंगल्स का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने कंग्रुएंट के बारे में पढ़ा था कि वो सेम साइज़ की होते हैं, सेम शेप की होती हैं और उनके एंगल्स भी सेम होते हैं। तो उसके मुताबिक बेटा ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि उसमें इसमें यह कहता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वो शेप के लिहाज से तो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनका साइज क्या है, छोटा बड़ा हो सकता है। सेवंथ पार्ट देखें, अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। बिल्कुल सही बात की उसने। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा, और वो कहता है कि ओनली वन मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का ओनली ऑन एक ही मिड पॉइंट होगा। और बिल्कुल उसने सही बात की, क्योंकि किसी भी लाइन का सिर्फ एक बेटा मिड पॉइंट हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। एट्थ पार्ट देखें बेटा, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो है वो ड्रा की जा सकती है टू पॉइंट से। बिल्कुल सही बात की। वो कैसे, ये आपके पास एक पॉइंट है और यहाँ पर ये एक पॉइंट है, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान बेटा एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है, जैसा उसने कहा। इसके अलावा और कोई लाइन भी बेटा ड्रा नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट्स तो हैं हमारे पास, तो लाइन भी एक ड्रा हो सकती है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ओनली ऑन वन लाइन जो है वो ड्रा की जा सकती है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नाइन्थ पार्ट है बेटा, प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। ये बेटा स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर। वो कैसे,
क्योंकि उसने यहाँ पर नॉन इक्वलिटी की बात की है। हालांकि बेटा प्रोपोर्शन ये एक डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की कि इक्वलिटीज ऑफ टू रेशोज इज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ही यही है कि टू रेशोज के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल आता है। और उसने यहाँ पर क्या कहा कि नॉन इक्वलिटी, ये उसने गलत बात की, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक रेशो है और ये सेकंड रेशो है, तो इन दो रेशोज़ के दरमियान बेटा इक्वलिटी का साइन आएगा। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक उसने ये बात गलत की है। लास्ट पार्ट है 10 पार्ट, रेशो हैज़ नो यूनिट। ये स्टेटमेंट ठीक होगी क्योंकि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमने डिफाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है इसमें रेशो, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा, ये मैंने लिख दी है डेफिनेशन यहाँ पर। इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज़। लाइक क्वांटिटीज़ मतलब सेम क्वांटिटीज़ जो होती हैं, सेम वैल्यूज़ जो होती हैं। जैसा कि ए एंड बी एज ए निस्बत बी, जिसे हम क्या लिखते हैं, ए निस्बत बी। निस्बत तो उर्दू में पढ़ते हैं लेकिन इसे हम पढ़ेंगे ए रेशो बी। और ए रेशो बी को बेटा हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ए रेशो बी को हम लिखेंगे ए ओवर बी। तो ये बेटा रेशो की डेफिनेशन होगी। उसके बाद सेकंड जो टर्म आपके पास है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इक्वालिटीज ऑफ टू रेशोज इज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। इक्वालिटीज़ ये देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक लिख दी है यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक रेशो है बेटा, ठीक है, और ये सेकंड रेशो है। हमने कहा कि इक्वालिटीज़ ऑफ टू रेशोज़, ये टू रेशोज़ आ गई और उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन आ गया, तो इसी को बेटा प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हो गई। अब थर्ड है आपके पास कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो हम कई मरतबा बेटा पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, जिनके साइज सेम हो, जिनकी शेप सेम हो और जिनके एंगल्स सेम हो, उनको हम कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स देन दे आर कॉल्ड कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। जिनके साइज सेम हो, आप ये देखें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नीचे ट्रायंगल्स बनाई हैं दो। अब देखें तो बेटा ये एंगल्स भी, ये एंगल इसके एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये सेकंड एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये थर्ड एंगल इसके इक्वल होगा। ये मैंने लाइनें बना दी हैं। ये वन लाइन शो कर रही है फर्स्ट एंगल को और यहाँ पर टू लाइन शो कर रही हैं सेकंड एंगल को और ये थ्री लाइंस बेटा शो कर रही हैं थर्ड एंगल को। बिल्कुल इसी तरह साइड्स भी सेम होंगी इस डेफिनेशन के मुताबिक। ये साइड बेटा इस साइड के इक्वल होगी और ये दो साइन जहाँ पर दो निशान लगे हुए हैं बेटा, ये सेकंड साइड है और यहाँ थ्री लाइंस लगी हुई हैं वो थर्ड साइड है और ये तमाम की तमाम इक्वल होंगी। और लास्ट आपके पास है सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ the three angles of one triangle are equal to the three corresponding angles of the other। बेटा अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊं इसका, तो क्या है कि दो ट्रायंगल्स उस वक्त सिमिलर हो सकती हैं अगर उन दोनों ट्रायंगल के बेटा जब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स सेम हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं। क्या कहा कि दो ट्रायंगल उस वक्त सिमिलर हो सकती हैं जब उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाएं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दो ट्रायंगल्स लिखी हैं, तो इनके बेटा मैंने एंगल्स लिए हैं। ये फर्स्ट एंगल इस एंगल के कोरेस्पोंडिंग यानी इक्वल होगा, ये सेकंड एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये थर्ड एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यही बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन के मुताबिक यही बनती है आपकी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि इन ट्रायंगल LMN, ये आपके पास एक ट्रायंगल है LMN शोन इन द फिगर। कहते हैं कि MN जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है PQ लाइन सेगमेंट के। ये मतलब है, कहता है कि MN जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है इस लाइन PQ के। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये आपस में बराबर हैं, इक्वल फासले पर मौजूद हैं, इक्वल डिस्टेंस है इनके दरमियान। अब फर्स्ट चीज़ कहता है इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये फर्स्ट है
और ये सेकंड है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इफ़ मेजरमेंट एल एम लाइन इक्वल है 5 सेंटीमीटर। एल एम लाइन कौन सी है आपके पास? एल एम लाइन, ये पूरी लाइन जो है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद मेजरमेंट एल पी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक एल पी लाइन बेटा ये 2.5 सेंटीमीटर। और बिल्कुल इसी तरह मेजरमेंट एल क्यू लाइन यहाँ से यहाँ तक ये भी बेटा 2.3 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना है बेटा यहाँ पर मेजरमेंट एल एन लाइन, ये पूरी लाइन हमने फाइंड करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें बेटा कुछ प्रोपोर्शंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों तरफ बेटा रेशो बनेगी। वो क्यों बनेगी? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो हम इसमें से कुछ रेशो बना लेते हैं। वो कैसे बनेंगी? सबसे पहले देख लें आप, अगर बेटा आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि एल पी रेशो पी एम, तो वो इक्वल होगी एल क्यू रेशो क्यू एन। अगर आप यहाँ पर एल पी ले रहे हैं और यहाँ पर पी एम ले रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इस साइड पर किया लेफ़्ट साइड पर, बिल्कुल वैसे ही आपने राइट साइड पर भी रेशो बनानी है। यहाँ पर आपने लिया एल पी रेशो पी एम, तो सिमिलरली आपने यहाँ पर लेना है एल क्यू रेशो क्यू एन। अगर आप यहाँ पर लेते हैं एल एम रेशो पी एम, तो आप यहाँ पर लेंगे एल एन रेशो क्यू एन। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ डिफरेंट रेशोज़, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इस पर कौन से अप्लाई होती हैं। तो मैं फर्स्ट बनाने लगा हूँ बेटा, यहाँ से लेता हूँ मैं एल पी रेशो पी एम, ये बेटा मैं प्रोपोर्शन बनाने लगा हूँ इक्वल टू। अब यहाँ से देखें, मैंने लिया एल पी रेशो पी एम, अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ से लूँगा एल क्यू रेशो। हम ये नहीं ले सकते कि एल एन रेशो क्यू एन, जैसे आपने लेफ़्ट साइड पर किया वैसे ही आप राइट साइड पर भी करेंगे। तो यहाँ हम रेशो बनाएंगे एल क्यू रेशो क्यू एन, एल क्यू रेशो क्यू एन। इस तरह का बेटा एक थ्योरम भी है, तो अगर आपने थ्योरम किया हुआ है तो ये आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। और आगे देखें, अब आसानी से हम कर सकते हैं कि रेशो को हम जानते हैं, वो बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एल पी ओवर पी एम इक्वल है आपके पास एल क्यू ओवर क्यू एन। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन बन गई आपके पास। अब हम बेटा बनाते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड बेटा बन सकती है, यहाँ अगर आप फिगर पर देखें तो एल एम रेशो एल पी, ठीक है। क्या लिया कि एक पूरी लाइन आप लें, एल एम रेशो बना दें उसकी एल पी के साथ, ये सेकंड बना रहे हैं हम। यहाँ राइट साइड पर देखें तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल एन रेशो एल क्यू। जैसे यहाँ पर करेंगे बिल्कुल वैसे ही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब एल एम रेशो एल पी, वो इक्वल होगा बेटा यहाँ से एल एन रेशो एल क्यू के। और अब हम इसे बड़े की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे एल एम ओवर एल पी इक्वल है एल एन ओवर एल क्यू। ये बेटा आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन बन चुका है। अब बेटा हम थर्ड प्रोपोर्शन बना लेते हैं। ये मैंने फिगर के नीचे ही लिख दिया ताकि हमें फिगर भी साथ ही नज़र आती रहे। अब हम रेशो बनाते हैं एल एम रेशो पी एम। पहले हमने बनाया था एल एम रेशो एल पी का, अब पी एम एक और भी रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखेंगे एल एम रेशो पी एम और यहाँ से एल एन रेशो क्यू एन। तो लिखते हैं बेटा एल एम रेशो पी एम इक्वल है एल एन रेशो क्यू एन। अब इसे बड़े की फॉर्म में लिख दें वैसे ही जैसे हम इन दोनों को लिखा हमने, एल एम ओवर पी एम इक्वल है बेटा एल एन ओवर क्यू एन। अब ये बेटा तीन प्रोपोर्शंस हमारे पास बन चुके हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि इस पर कौन सा अप्लाई होगा, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें दी गई हैं। तो ये थ्री प्रोपोर्शंस हैं, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे जो इस पर फुलफिल होता होगा, तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके एल एन मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे।
अब हम बेटा इससे ज़रा कंपेयर कर लेते हैं जो हमने प्रोपोर्शंस बनाए हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं कि मेजरमेंट इसमें हमें दिया गया है एल एम लाइन और एल पी लाइन, और तीसरी है एल क्यू लाइन और एल एन लाइन। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी किस में है पड़ी। बेटा एल एम लाइन भी है इसमें, और एल पी लाइन भी है, एल एन लाइन भी है जो कि हमने फाइंड करनी है, और एल क्यू लाइन भी है। तो ये हमारे लिए सूटेबल रहेगा, इसे हम यूज़ कर लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए, उसमें एल एन फाइंड करने के लिए। तो इस प्रोपोर्शन को हम बेटा यूज़ करते हैं। ये बेटा देख सकते हैं आप, मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, और जो चीज़ें हमने इसमें पुट करनी है तो वो पुट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मेजरमेंट एल एम लाइन आपके पास दी हुई है, पुट करते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजरमेंट एल पी लाइन बेटा आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और इक्वल लगाएं। मेजरमेंट एल एन हमने यहाँ पर फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख दें इसे। और बिल्कुल इसी तरह बेटा एल क्यू लाइन मेजरमेंट जो है वो 2.3 गिवन है सेंटीमीटर। अब ये देख सकते हैं आप 2.3 जो है बेटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में आपके पास मौजूद है 2.5 सेंटीमीटर, और हम फाइंड कर रहे हैं मेजरमेंट एल एन लाइन को। तो जब आप बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो आपके पास टोटली आंसर, चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2.3 के साथ तो आपका आंसर आएगा 11.5 सेंटीमीटर, और बटे में आपके पास मौजूद है 2.5 सेंटीमीटर। इक्वल हम फाइंड कर रहे हैं मेजरमेंट एल एन लाइन के। तो जब आप 11.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 पर तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा बेटा वो आएगा, एल एन लाइन का आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ये आप कैलकुलेटर पर कर भी सकते हैं। तो ये बेटा हमने फाइंड करना था। अब बेटा हमने फर्स्ट पार्ट तो फाइंड कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट भी फाइंड करना है इसमें। उसमें आपको क्या क्या गिवन है देखें। इफ़ मेजरमेंट एल एम कहता है कि एल एम आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एल क्यू, ये एल क्यू है बेटा 2.5 सेंटीमीटर। क्यू एन कहता है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से फाइंड हमने करना है एल पी, ये फाइंड करना है, और बाकी चीज़ें आपको गिवन है। तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, मेरे ख्याल में बेटा ये सूटेबल रहेगा, क्योंकि हमारे पास एल एम मौजूद है। यहाँ पर देखें एल एम ये पड़ा आपके पास, और यहाँ से एल पी ये हमने फाइंड करना है, और एल एन बेटा आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन हम एल एन को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं एल क्यू जमा एल क्यू एन। जब हम एल क्यू प्लस क्यू एन करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो एल एन का आएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो सेकंड आपके पास बेटा एल क्यू है, वो आपके पास 2.5 गिवन है, तो हम पुट कर देंगे। तो यही बेटा हम प्रोपोर्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखें तो कर रहे हैं, तो इसकी मैंने बेटा फिगर यहीं पर बना दी है ताकि हम बआसानी यहाँ पर देख सकें और अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो ये मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, और ये आपके पास वैल्यूज़ की मैंने आपके पास बेटा आपने फाइंड करना है एल पी, मेजरमेंट एल पी लाइन फाइंड करनी है। आपके पास बेटा मेजरमेंट एल एम लाइन 6 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से देखिए मेजरमेंट एल क्यू लाइन आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से बेटा मेजरमेंट एल एन लाइन ये गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है मेजरमेंट क्यू एन लाइन। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लाइन कौन सी है, मेजरमेंट एल एन, ये आपके पास लाइन है एल एन, और इसके 2 पार्ट्स हैं बेटा। वो कैसे, एक है आपके पास एल क्यू, ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड है आपके पास क्यू एन। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि पूरी लाइन एक फुल लाइन है एल एन, ये पूरी लाइन है, और इसके यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। तो बेटा हम यहाँ पर इन 2 पार्ट्स को अगर ऐड कर दें एल क्यू को और क्यू एन को, तो हमारे पास पूरी लाइन आ सकती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एल एन तो गिवन नहीं है, हमारे पास क्यू एन गिवन है, तो क्यू एन इसी लाइन का एक पार्ट है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम एक ही दफ़ा में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये है बेटा मेजरमेंट एल पी लाइन बटा है आपके पास मेजरमेंट एल एम लाइन, इक्वल है आपके पास मेजरमेंट एल क्यू लाइन ओवर मेजरमेंट एल एन लाइन को बेटा मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एल एन लाइन ये फुल लाइन है आपके पास, और इस फुल लाइन के टू पार्ट्स हैं। एक है बेटा आपके पास एल क्यू लाइन और दूसरी है क्यू एन। तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर दें तो यही आपके पास इक्वल आएगी एल एन लाइन के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेजरमेंट एल क्यू लाइन ऐड कर देता हूँ बेटा मेजरमेंट क्यू एन लाइन के साथ, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी एल एन लाइन। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। हमारे पास मेजरमेंट एल पी लाइन ये तो हमने फाइंड करना है, इसकी आप वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। जबकि अब आपके पास गिवन है मेजरमेंट एल एम लाइन 6 सेंटीमीटर एल पी ओवर 6, और यहाँ से बेटा एल क्यू लाइन आपके पास गिवन है 2.5 ओवर मेजरमेंट एल क्यू 2.5 है वो पुट कर दें, और प्लस हम कर रहे हैं क्यू एन लाइन जो कि है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि बेटा हमने मेजरमेंट एल पी लाइन को फाइंड करना है तो ये 6 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, हम क्या करते हैं दूसरी साइड पर इसे जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 के साथ। यह है बेटा मेजरमेंट एल पी लाइन जो कि इक्वल होगा 2.5 और ये 6 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में आपके पास है 2.5 प्लस 5। जब हम इन्हें ऐडअप करते हैं तो ये बनता है 7.5। अब बेटा अगर हम इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जब हम 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो आंसर आता है बेटा 15। आप करके देख सकते हैं आंसर क्या आएगा 15 ओवर आपके पास है 7.5। जब आप 15 को 7.5 से बेटा डिवाइड करते हैं तो आपका फाइनली आंसर आ जाता है 2 सेंटीमीटर। और यही दो चीज़ें हमने बेटा फाइंड करनी थी, एक मेजरमेंट एलपी लाइन, ये सेकंड चीज़ थी, सेकंड स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, और जो फर्स्ट में हमने फाइंड करना था वो मेजरमेंट एल एन लाइन था। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो कहता है कि इन द शोन फिगर, आपको फिगर दिखाई गई है, लेट करें जो मेजरमेंट पी ए लाइन है वो इक्वल है बेटा 8x माइनस 7 के, मतलब पी ए लाइन ये वाली हुई और ये इक्वल है 8x माइनस 7 के। अगर ये आपके पास मेजरमेंट पी बी लाइन 4x माइनस 3, पी बी कौन सी बनेगी ये वाली, ये है आपके पास 4x माइनस 3 के इक्वल, और यहाँ से मेजरमेंट ए क्यू लाइन वो बेटा इक्वल है 5x माइनस 3। ए क्यू लाइन ये वाली है बेटा, ये है 5x माइनस 3 के इक्वल, और लास्ट में है आपके पास मेजरमेंट बी आर, ये लाइन है बी आर और ये इक्वल है बेटा 3x माइनस 1। वो कहता है कि फाइंड करना है आपने वैल्यू x की वैल्यू को फाइंड करना है अगर ए बी लाइन पैरेलल हो क्यू आर लाइन के, ए बी लाइन पैरेलल हो क्यू आर लाइन के। अब उसने खुद ही कह दिया कि ये ए बी लाइन क्या है क्यू आर के पैरेलल है, तो दोनों तरफ रेशोज बनेगी क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और इन तमाम वैल्यूज़ जो कि गिवन है इनमें तमाम में x मौजूद है, तो हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं बेटा। कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही रेशो जो हम अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें हमने रेशोज़ बनाई, प्रोपोर्शंस बनाए, तो इसमें भी वैसे बनाना है हमने। कैसे बनेगी बेटा? यहाँ पर देखें पी ए रेशो ए क्यू और यहाँ से पी बी रेशो बी आर। अगर आप यहाँ से पी ए ले रहे हैं तो आप यहाँ से पी बी लेंगे, आप डायरेक्ट पी आर नहीं ले सकते। जैसे आपने यहाँ पर लेनी है वैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू लेंगे। जैसे कि पी ए लाइन ली है आपने तो यहाँ पर पी बी लाइन लेंगे। अब रेशो बनेगी पी ए रेशो ए क्यू और यहाँ से बनेगी पी बी रेशो बी आर। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा हम लिखते हैं सिंस चूँकि हमें यहाँ पर बताया गया है ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है क्यू आर लाइन के, उस क्वेश्चन वाले ने खुद ही बता दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पी ए ओवर रेशो को ओवर में लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही नीचे लिख देता हूँ ए क्यू इक्वल है बेटा पी बी रेशो बी आर। अब इन तमाम की वैल्यूज़ हमें गिवन हैं जो कि हम
ये लाइंस हैं बेटा, ये लाइंस हम लगा देते हैं, लाइन सेगमेंट। इन तमाम की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम इनमें पुट करते हैं वन बाय वन। पी ए हमें गिवन है बेटा, मैं दिखा देता हूँ आपको, 8x माइनस 7, ये 8x माइनस 7 ओवर ए क्यू लाइन आपके पास गिवन है 5x माइनस 3 के, ये 5x माइनस 3 इक्वल का साइन लगाएं। पी बी आपको गिवन है बेटा 4x माइनस 3, ये आ गया 4x माइनस 3 ओवर बी आर, ये है बेटा 3x माइनस 1 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन्हें, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो करते हैं बेटा 8x माइनस 7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 के, इक्वल का साइन लगाएं और यहाँ से 4x माइनस 3 और ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x माइनस 3 के साथ। अब ये दो ब्रैकेट्स बन चुकी हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 8x जब बेटा 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 24x स्क्वायर, और बिल्कुल इस तरह 8x को हम माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x, और यहाँ से माइनस 7 मल्टीप्लाई 3x माइनस 21x, और यहाँ से माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 7। इक्वल के दूसरी साइड पर बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, 4x को मल्टीप्लाई करना है 5x से, तो आपका आंसर आएगा 20x स्क्वायर, और यहाँ से बेटा 4x मल्टीप्लाई माइनस 3 तो ये बनेगा 12x, और यहाँ से माइनस 3 जब मल्टीप्लाई होगा 5x के साथ तो ये बनेगा बेटा 15x, और यहाँ से माइनस 3 और माइनस 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस 9 बनेगा। तो अब हमने करना क्या है, जस्ट वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है ताकि हम प्लस माइनस कर सकें। ये बेटा 24 लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, हमने क्या करना है 20x, ये जो कि प्लस का है राइट साइड पर, हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस 20x स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं डायरेक्ट यहाँ पर करने वाला हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा, माइनस 8x और माइनस 21, ये बेटा बनता है ऑलमोस्ट 29x, ये हो गया माइनस का। अब इक्वल की दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो ये है माइनस 12x और ये है माइनस 15x, तो ये बनेगा बेटा माइनस 27x, और जब हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 27x। बिल्कुल इस तरह ये प्लस 7 ऑलरेडी मौजूद है लेफ़्ट साइड पर, और यहाँ पर मौजूद है बेटा प्लस 9, तो ये यहाँ आकर माइनस 9 बन जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पर 0 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, तो ये बचेगा बेटा आपके पास 4x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 29x और ये प्लस 27x, तो माइनस 2x बचेगा, और यहाँ से भी माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो इन तमाम वैल्यू से बेटा 2 कॉमन आ सकता है, अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस x, और यहाँ पर 1 बचेगा इक्वल टू 0, और ये 2 जो है बेटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू, जब ये यहाँ आकर बेटा डिवाइड होगा तो 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है तो वो 0 बन जाती है। अब ये चीज़ आपके पास आ चुकी है बेटा, इसकी क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन, जो कि आप अच्छे से करना जानते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करते हैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है बेटा, इसको यहाँ ये जो कांस्टेंट खड़ा है लास्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। अब हमने मिड में जो वैल्यू है आपके पास, इसको इस तरह से बनाना है कि आपके पास -2 भी बन जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो -2 भी बन जाए, और जब हम एडअप करें तो आपके पास -x भी बन जाए। तो करते हैं 2x स्क्वायर, अगर यहाँ बेटा मैं -2x लूँ और प्लस x ले लूँ और ये -1 इक्वल टू 0, अब कैसे लिया मैंने देखें, -2 मल्टीप्लाई 1, x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो उसका 1 होता है। तो -2 मल्टीप्लाई 1 करें तो आपके पास ये जो वैल्यू बनी थी लास्ट में वो -2 बनी थी,
तो वही -2 बनता है, और जब हम -2x प्लस x करते हैं तो आपके पास वैल्यू बचती है -x की। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं। ये जोड़े बन चुके हैं बेटा, पेयर्स। तो इन दोनों में से बेटा 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, और यहाँ 2x कॉमन जा चुका है, तो ये -1 यहाँ पर आ जाएगा। ये +1 और यहाँ से x -1 = 0, और x -1 दोनों से कॉमन आता है, कॉमन लें, और अंदर आपके पास वैल्यू बचेगी 2x + 1 = 0। अब आपने जस्ट करना क्या है कि क्योंकि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये 0 के इक्वल हैं, तो हम इन्हें अलग अलग भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। ये x - 1 = 0 और यहाँ पर 2x + 1 = 0। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। x - 1 को हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये +1, एक ये बेटा x की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ से 2x ये +1 उधर जाएगा तो -1, x हमारे पास इक्वल आ जाता है -1/2। अब चूंकि बेटा यहाँ पर x जो है बेटा वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है x की, इसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, और जो पॉजिटिव वैल्यू आई है आपके पास x की, इसे हम चूज़ कर लेंगे, और यही बेटा लेंथ होगी। तो हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये बेटा मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, क्या है कि x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लेंथ को, और एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, और लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो x का आंसर होगा वो +1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसमें कहता है कि आपके पास ट्रायंगल गिवन है LMN एक आपके पास ट्रायंगल गिवन है शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको दिखाया गया है। LA ये जो लाइन है बेटा ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल L को। ये देखें LA लाइन है, इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और कहता है कि इफ़ मेजरमेंट LN लाइन, ये LN लाइन ये वाली कहते हैं वो इक्वल है 4 के, और यहाँ से मेजरमेंट LM लाइन, ये LM लाइन है बेटा वो इक्वल है 6 के, और यहाँ से जो थर्ड चीज़ आपको बताई गई है मेजरमेंट MN, ये बेटा आपके पास मेजरमेंट MN लाइन ये फुल लाइन ये 8 के इक्वल है। तो आपने फाइंड करना क्या है बेटा, मेजरमेंट MA ये आपने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है मेजरमेंट AN। ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी बेटा सिंपली आपने वैसे ही रेशोज़ बना लेनी है, जिससे आप इजीली अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखें रेशोज़ कैसे बनेंगी। अब देखें ये साइड जो है बेटा इस साइड के इक्वल होगी, तो रेशो बनेगी MA/AN, और दूसरी रेशो क्या बनेगी इक्वल के दूसरी साइड पर ML/LN या NL, एक ही बात है। ये आपस में इक्वल हैं और ये आपस में इक्वल हैं, तो हम रेशो बना सकते हैं। देखें सिंस जो आपके पास MA है बेटा ये होगा बटे में लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये इक्वल होगा ये बटे की फॉर्म में आएगा AN। इक्वल के दूसरी साइड पर आपके पास रेशो बनेगी ML/LN। ये बेटा हमारे पास कुछ ये प्रोपोर्शन बन चुका है, और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पर LN की, और दूसरी आपके पास गिवन है LM की, और तीसरी आपके पास गिवन है MN की, और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है MA और AN। अब थोड़ी सी बेटा इस प्रोपोर्शन में हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। कैसी सेटिंग, देखें हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है MA और दूसरी है AN। अब MA भी मौजूद है और AN भी मौजूद है, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर। अगर बेटा यहाँ पर देखें फिगर में, तो आपके पास गिवन है MN गिवन है, ये देखें 8 के इक्वल। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पर लिखें MN और ये साइड हम माइनस कर दें MA वाली साइड, कैसे MN अगर हम इसमें से एक ये जो इसका पार्ट है
ये देखें, ये जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है, इसको दो साइड्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये साइड और ये साइड इसी लाइन का पार्ट है। ये लाइन है आपके पास एम एन। अगर इस में से ये पार्ट एम ए पार्ट हम इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास बेटा वो इक्वल आ जाएगी ए एन के। ये वाली, ये जो पार्ट है आपके पास, क्या किया मैंने, फुल लाइन है आपके पास एम एन, उसमें से मैंने एक पार्ट जो है इस लाइन का एम ए पार्ट वो माइनस कर दिया, तो सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा, इसके इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम ए लाइन ओवर ए एन की जगह पर बेटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एम एन लाइन, माइनस कर देते हैं एम ए लाइन को, तो हमारे पास इक्वल है एम एल। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम एल या एल एम एक ही बात है। अब उसकी वैल्यू है बेटा 6 ओवर एल एन की बेटा आपके पास वैल्यू गिवन है 4, और ये हमने 4 पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर मेजरमेंट एम के एम भी लगा देना साथ, क्योंकि ये मेजरमेंट है। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को इसके साथ और 4 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मेजरमेंट एम ए लाइन मल्टीप्लाई 4 इक्वल है आपके पास 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई मेजरमेंट एम एन लाइन माइनस मेजरमेंट एम ए लाइन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4 एम एन एम ए लाइन, और यहाँ से बेटा 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप तो क्या बनेगा, 6 मेजरमेंट एम एन लाइन माइनस 6 मेजरमेंट एम ए लाइन। अगर आप यहाँ से देखें तो ये है 4 मेजरमेंट एम ए लाइन और ये है -6 मेजरमेंट एम ए लाइन। तो एक जैसे वैल्यू यूज़ हुई तो हम इन्हें माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं। ये माइनस की जब हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये बेटा प्लस की हो जाएगी। 4 मेजरमेंट एम ए लाइन प्लस 6 मेजरमेंट एम ए लाइन। हमने क्या किया, हम इसे लेफ़्ट साइड पर ले आए और राइट साइड पर आपके पास मौजूद है 6 मेजरमेंट एम एन लाइन। अब हमने करना क्या है कि इन्हें ऐडअप कर दें, ये दोनों एक जैसी हैं तो ऐडअप हो सकती हैं। ये बनेगा 10 मेजरमेंट एम ए लाइन इक्वल है 6 मेजरमेंट एम एन लाइन के। मेजरमेंट एम एन लाइन की बेटा हमारे पास वैल्यू गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, मेजरमेंट एम एन की आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 8, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास मेजरमेंट एम ए का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करें तो ये बेटा है 10 मेजरमेंट एम ए लाइन इक्वल है 6 इंटू 8 मैंने पुट कर दिया, और यहाँ से 10 मेजरमेंट एम ए लाइन वो इक्वल आएगा 6 मल्टीप्लाई जब 8 करते हैं तो आंसर आता है 48। हम फाइंड कर रहे हैं बेटा यहाँ से मेजरमेंट एम ए लाइन, तो 10 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 28 के नीचे। तो 48 को जब हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ तो हमारा मेजरमेंट एम ए लाइन का आंसर आ जाता है 4.8। ये तो बेटा हमने फाइंड कर लिया मेजरमेंट एम ए लाइन। अब हमने फाइंड करना है बेटा मेजरमेंट ए एन लाइन का आंसर। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन समझ लें कि ये बनाई थी। मैंने क्या कहा था कि ये जो फुल लाइन है आपके पास एम एन लाइन, इसमें से हम अगर माइनस कर दें ये वाला पार्ट एम ए लाइन का तो ये इक्वल आता है मेजरमेंट ए एन लाइन के। अब हम चूँकि ए एन लाइन ही फाइंड करना चाह रहे हैं, देख सकते हैं आप, तो हमारे पास एम एन भी मौजूद है और एम ए भी मौजूद है, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके मेजरमेंट ए एन लाइन फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट एम एन लाइन माइनस मेजरमेंट एम ए लाइन इक्वल क्या बन गया आपके मेजरमेंट ए एन लाइन के। ये अभी मैंने आपको बताया। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं बेटा। मेजरमेंट एम एन इसकी वैल्यू है 8 माइनस मेजरमेंट एम ए लाइन, ये अभी हमने फाइंड किया, देख सकते हैं आप 4.8। ये पुट कर दिया और हम फाइंड कर रहे हैं मेजरमेंट ए एन लाइन का आंसर। तो 8 माइनस 4.8 जब आप करेंगे तो आपके पास
मेजरमेंट ए एन लाइन का आंसर आ जाएगा बेटा 3.2 और यही दो आंसर हमने फाइंड करने थे, एक मेजरमेंट एम ए लाइन का और एक मेजरमेंट ए एन लाइन का। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा और ये लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास गिवन है पी क्यू आर। आइसोसेलेस मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। शोन इन द फिगर ये आपको बताया गया है। यहाँ पर फाइंड वैल्यूज़ एक्स एंड वाई, आपने दो वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड करनी है एक्स और वाई की। ये एक्स मौजूद है और ये वाई मौजूद है। तो अब आपने सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ बेटा, ट्रायंगल हमें गिवन है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं लिख सकता हूँ पी आर लाइन जो है वो इक्वल होगी पी क्यू लाइन इक्वल होगी पी आर लाइन के। और ये बुक वाले ने आपको खुद बताया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पी क्यू जो लाइन है ये वाली, ये इक्वल है पी आर लाइन के। और पी क्यू लाइन ये बेटा इसकी वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट करें 10 सेंटीमीटर और पी आर लाइन आपके पास गिवन है बेटा एक्स के, और इस तरह से हमारा एक्स का आंसर भी निकल आता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि अगर पी क्यू लाइन 10 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली बेटा पी आर लाइन भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम बेटा फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू को। तो मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर, सिंस पीटी लाइन जो है ये पीटी लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को। बाइसेक्ट मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इक्वल पार्ट्स कौन से बने हैं, तो ये आपके पास दो ट्रायंगल बन चुकी हैं इस बाइसेक्टर लाइन की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, वही रेशोज बनेंगी। रेशो कैसे बनेगी, क्यू टी रेशो टी आर और यहाँ से पी क्यू रेशो पी आर। ये तो बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने पहले किया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्यू टी लाइन जो है बटे में आएगी आपके पास टी आर लाइन, जैसे हम पहले बनाते आए हैं। और यहाँ से पी क्यू रेशो मतलब बटे में लिखना, और यहाँ से पी आर लाइन, ये बेटा पी आर लाइन आएगी आपके पास। और यहाँ आपको वैल्यूज़ तो गिवन है, आपने जस्ट करना क्या है कि वैल्यूज़ को पुट करना है और अपना आंसर फाइंड कर लेना है। आपके पास क्यू टी बेटा गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्यू टी गिवन है। और यहाँ से टी आर गिवन है बेटा वाई, ये आ गया वाई इक्वल है आपके पास पी क्यू आपको गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पुट कर दिया। और यहाँ से पी आर, अभी हमने पी आर बताया था कि आपको ये एक्स है जो कि अभी हमने फाइंड किया है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। जब आप कैंसिल आउट करते हैं तो 10 से कैंसिल, और यहाँ से बेटा आएगा 6 सेंटीमीटर ओवर y इक्वल टू 1। तो हमने चूंकि y की वैल्यू को फाइंड करना है तो y यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y ही रहेगा, और ये इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के। और यही चीज़ बेटा हमने फाइंड करनी थी। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और यहाँ ये x का आंसर आ गया। तो ये थी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 की। वीडियो लेंथ ही ज़रूर बनी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो आपको दे सकूं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपने क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।